फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम 17 क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हम बच्चे को आंकते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका प्राथमिक उद्देश्य पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम इसलिए बच्चे को आंकते हैं ताकि मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स हम क्या कर सकें, उनके रिपोर्ट कार्ड्स में उनको क्या कर सकें, फेल या पास कर सकें, इसलिए हम मापते हैं। दूसरा कि असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित कर सकें, इसलिए हमको मापना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा और पहला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूज़न अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसलिए हमें मापना चाहिए विद्यार्थियों को, ताकि जो उनके अवधारणाओं के बारे में बच्चों को क्या करें, अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को हम समझ सकें, ताकि उनके हम क्या करें, जो कन्फ्यूज़न है, जो भी कॉन्सेप्ट में उनके कन्फ्यूज़न है, उसको हम क्या कर सकें, दूर कर सकें। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को आंकना चाहिए। चौथा है कि लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, विद्यार्थियों को इसलिए आंकना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के जो भी उनका स्कोर है, जो भी उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, उस बेस पे उनको क्या कर सकें, हम नामांकित कर सकें, लेबल कर सकें। तो मैंने आपको बता दिया कि लेबल जहाँ दिख गया वो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो बेस्ट है कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हम इसलिए हमारा जो पहला उद्देश्य होना चाहिए असेसमेंट का, वो इसलिए कि हम क्या कर सकें, बच्चे की कन्फ्यूज़न को समझें और उसको दूर करें। जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में उनको कन्फ्यूज़न आ रही है, उसको हम समझें और उसको दूर करें। अगला सवाल देखिए 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज़ करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। इंटेलिजेंस इज़ ए मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ये बात ठीक लग रही है किसके संदर्भ में, इंटेलिजेंस के संदर्भ में। तो और भी ऑप्शन हम देखते हैं। इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बुद्धि को एक मानकीकृत परीक्षाओं के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो हम क्या बुद्धि को माप सकते हैं एकदम सटीक उसको, और उसको निर्धारित कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा इंटेलिजेंस के कथन में। इंटेलिजेंस इज यूनिटरी फैक्टर अ सिंगल ट्रेड, बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विशेषक है। सिर्फ यूनिटरी फैक्टर तो नहीं होगा, बुद्धि जो होगी, बुद्धि क्या होगी हमारी, इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल, बुद्धि हमारी क्या होगी, बहुआयामी होगी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ है। तो ये इंटेलिजेंस के लिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम मेनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ एंड, रूही हमेशा क्या करती है, समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। मतलब रूही एक बच्ची है जो जब भी उसको कोई समस्या होती है तो उस समस्या को वो क्या करती है, मल्टीपल सॉल्यूशन निकालती है, बहुत सारे क्या करती है, समाधान निकालती है। इनमें से रूही इज डिस्प्लेसिंग कैरेक्टर ऑफ एंड, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं तथा रूही इन किन गुणों का प्रदर्शन करती है। अगर कोई बच्ची रूही है, वो हमेशा जब भी सोचती है तो वो क्या करती है, मल्टीपल सॉल्यूशन निकालती है, एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन निकालती है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक थिंकर कहते हैं, या क्रिएटिव थिंकर, या कन्वर्जेंट थिंकर, या रिजिड थिंकर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिएटिव थिंकर, सृजनात्मक विचारक, क्योंकि वो क्या करती है, सृजन कर रही है, निर्माण कर रही है, एक से ज़्यादा विचारों को क्रिएट कर रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिएटिव थिंकर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है।
मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाई ऑफरिंग देम प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असल बच्चों की मुख्यधारा में शामिल करना इस बेस पर आधारित है। यह द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। आ सिस्टमेटिक एटीट्यूड टूवर्ड्स डिसेबल, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का विवृत्ति पर आधारित है। यह राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है वो निम्नलिखित से किस पर आधारित होगा? बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल पर आधारित है। सवाल नंबर 21 देखिए, इन अ solution of less participation of students belonging to a deprived groups in teaching learning process, a teacher should, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब भी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया चल रही हो और जो वंचित समूह हो, तो वो ऐसे बच्चे जो वंचित समूह से बिलोंग करते हैं, तो वो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी जो सहभागिता है वो कम होती है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए ताकि जिससे वो क्या कर सकें? अपनी सहभागिता दिखा सकें। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम और भी ऑप्शन देखेंगे। आस्क द चिल्ड्रेन टू विदड्रॉ फ्रॉम द स्कूल, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना, ये बिल्कुल बात गलत हो जाएगी। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़, इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि बच्चे क्या हैं, उनको नहीं आता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी एक्टिविटी में, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में, तो हमको स्वीकार करना चाहिए ठीक है उनको छोड़ दें। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट, इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो यहाँ हमको क्या करना है? अपनी शिक्षण पद्धति में क्या करना है? विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चे गलत नहीं होते हैं। टीचरों को क्या करना है? अपनी पद्धति में सुधार लाना है और बच्चों के नीड्स के हिसाब से हमको अपनी शिक्षण पद्धति को क्या करना चाहिए? सुधार लाना चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सकें? इन्वॉल्व हो सकें। 22वां देखिए, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, जिसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करें, ये बात गलत हो जाएगी। डिस्करेज यहाँ दिया है। शुड नॉट प्रिपेयर, तैयार नहीं करना चाहिए। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, कभी कभी तैयार करना चाहिए, या शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो एक समावेशी इंक्लूसिव कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम है, इसमें टीचर को क्या करना चाहिए? जो विशिष्ट एजुकेशन योजनाओं को क्या करना चाहिए? शुड एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला देखिए 23वां, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, पठन वैफल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? मैंने आपको पहले बताया है कि जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने और लिखने संबंधित परेशानी आती है बच्चों में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? डिसलेक्सिया के संदर्भ में उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? इंगेजिंग इन रेपिटेटिव लोकोमोटरी एक्शन, एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना। बच्चे क्या करें? एक ही कार्य को बार बार दोहराएं, तो वो डिसलेक्सिया के क्या है? लक्षण दिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक है? नहीं। अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, न्यून अवधान विकार, ये भी नहीं होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। यहाँ मैंने आपको बताया कि पढ़ने और लिखने में परेशानी होती है, लेकिन ये ऑप्शन में दिया कि पढ़ने में धारा प्रवाहित है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इन एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने और लिखने संबंधित परेशानी होती है बच्चों में। इमोशन एंड कॉग्निटिव आर डैश ईच अदर, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या है? नॉट रिलेटेड टू,
या कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम, पूर्णतः अलग हैं, या इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, या इंटरवोवन है, एक दूसरे से सन्निहित हैं। तो इमोशनल एंड कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरवोवन होंगे। अगला सवाल देखिए 25वां। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन नहीं होगा। सेंटर्ड अराउंड रेनफोर्समेंट, प्रबलन पर केंद्रित होना चाहिए, रेनफोर्समेंट पर, या एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरी, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, बच्चे क्या हों, हमको ये अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए, फोकस इस बात पर देना चाहिए कि प्रोसेस जो है वो कैसे होनी चाहिए, मीनिंग मेकिंग, उसका कुछ अर्थ निकले। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां देखिए, नाइट थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेना, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऐसे कॉन्सेप्ट नाइट थ्योरी जैसे कहते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जो बच्चे अपने दिमाग में खुद से सोच लेते हैं, उनके दिमाग में आने लगते हैं खुद ब खुद, उनको हमको क्या करना चाहिए, शुड बी चैलेंज बाय द प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को क्या करना चाहिए, चुनौती देना चाहिए। या शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, ऐसे अवधारणाओं को क्या करना चाहिए, टीचर को इग्नोर, अनदेखा कर देना चाहिए। शुड बी पनिश बाय द टीचर, जब भी बच्चे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनके दिमाग में कोई भी अवधारणाएँ आ रही हैं उल्टी सीधी, तो टीचर क्या करे, उनको दंडित कर देना चाहिए। या शुड बी रिप्लेस बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि जाओ बार बार इसको याद करो, और फिर वो गलत होते होते वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो रट्टा नहीं मारना है, पनिश नहीं करना है, एंड इग्नोर नहीं करना टीचर को, हमें क्या करना चाहिए, चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, और बच्चों को इस सिद्धांत को क्या करना चाहिए, चुनौती देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अगला देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकृत करना। फिर से यहाँ क्या है, लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्सक्लूसिव रिलियंस ऑन द टेक्स्ट बुक, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, सिर्फ बुक पर ही डिपेंड होकर नहीं रहना है। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बच्चों को अनुभवों को प्रमुखता देना, ये ऑप्शन सही लग रहा है। रोट मेमोराइजेशन या रट्टा मारना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, बच्चों के अनुभवों को क्या करना चाहिए, प्रमुखता देना चाहिए। 28वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। या लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। या लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, अधिगम यंत्रबद्ध याद करने की प्रक्रिया। फिर से रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना नहीं है। लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय द रिपीटेटिव एसोसिएशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉल, बार बार उसको रिकॉल करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो लर्निंग क्या होगी, इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा, ज्ञान की क्या है, नॉलेज की क्या है, एक्टिव एंगेजमेंट एक प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन सही। सवाल देखिए, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विथ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या उदाहरणात्मक समझ के बजाय कार्य विधियक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। या इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। लीड्स टू कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट,
या विद्यार्थियों के दिमाग में क्या करता है, भ्रांति उत्पन्न करता है, ये तो नहीं होगा। कॉज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, या उदाहरण की समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज, और धारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली क्या है, तरीका है, ये सेकंड ऑप्शन। लास्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 30। repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or the gain a reward, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड देना। बच्चों को क्या करें, ताकि वो लर्निंग में क्या करें, पार्टिसिपेट करें, इसलिए हम उसको क्या करें, या तो उनको पुरस्कार दें या तो उनको दंड दें। प्रयोग करने के पर बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ये बात तो सही लग रही है कि हम बार बार अगर बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए उनको हमेशा पुरस्कार दें या हमेशा उनको दंड दें, तो बच्चों में ये क्या हो जाता है, उनकी जिज्ञासा कम होने लगती है। ये ऑप्शन सही लग रहा है। डिक्रीज एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, या इंक्रीज इंट्रेंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मिंग गोल, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये ऑप्शन चौथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ये पहला हो जाएगा कि बच्चों अगर हम पुरस्कार व दंड देंगे तो इस पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि व जिज्ञासा है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ मैंने आप लोग को 30 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।